हेलो डियर स्टूडेंट। क्लास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। हम अब तक कुछ सिस्टम्स की बातें कर रहे थे और आज भी हम थोड़ी सी बात करेंगे सिस्टम की, पर बहुत ज़्यादा हम मैथमेटिक्स करने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने मैक्सवेल इक्वेशंस निकाली हुए हैं और आपको याद भी होंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैक्सवेल इक्वेशंस आप जानते हैं, फोर मैक्सवेल इक्वेशंस को, ठीक उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं मैक्सवेल रिलेशन की। तो मैक्सवेल रिलेशंस क्या है और उनको किस तरह से डिड्यूस किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा, आज की क्लास में यही है। और व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दोस मैक्सवेल रिलेशन। So let's start. I'm sure you're gonna enjoy it because there are lots of mathematics और mathematics करना आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए भी होंगे जो कि आप करेंगे और उनका जवाब आपको को देना है। Let's start मैक्सवेल रिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में हम चार वेरिएबल्स की बात करते हैं जिसको हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। दीज आर फोर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। देखिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, किसी भी सिस्टम में इन चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का ही वेरिएशन होता है, चाहे प्रेशर का हो, वॉल्यूम का हो, टेम्परेचर का हो या एंट्रोपी का हो। किसी भी thermodynamic process in any thermodynamic process in these four variables, two are independent variables। कोई भी दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और दो वेरिएबल्स डिपेंडेबल होते हैं। That means if we are saying कि pressure और volume two dependent variables हैं, then temperature and entropy are independent variables in any thermodynamic process। जैसे कि ये मैंने क्या कहा, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट हो गए हैं और टेम्परेचर और एंट्रोपी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। किसी अदर प्रोसेस में वैसे और भी कुछ हो सकता है एंट्रोपी एंड वॉल्यूम आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दीज आर द पॉसिबिलिटीज। कोई भी दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बाकी दो वेरिएबल्स उन पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। These are four thermodynamic variables। इसके अलावा हम थर्मोडायनेमिक्स में या सिस्टम के लिए चार अदर वेरिएबल्स की या अदर पैरामीटर्स की भी बात करते हैं। दो बार पैरामीटर्स में बोलेंगे, दो बार इंटरनल एनर्जी यू और आई कैन से मोड ई एफ जी एच, यू नो ई एफ जी एच। ई वी कैन से इंटरनल एनर्जी यू, जिसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं। F Helmholtz energy, G Gibbs free energy, and H enthalpy. So these are four thermodynamic potential. These are four thermodynamic potential. These are variables and these are parameters. You know what is the difference between variables and parameters? Variable may be dependent, independent, and parameters depending on the certain variables. तो ये चार थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जिनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ना इनको पोटेंशियल क्यों कहा गया है? जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल गवर्न सम डायरेक्शन। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी उसको गवर्न करता है। सिमिलरली मैकेनिकल पोटेंशियल मोशन किस डायरेक्शन में होगा उसको गवर्न किया जाता है। तो इनका जो नाम है, अगर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमने कहा है यू एफ जी एच, तो ये अलग अलग टाइप की प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किस डायरेक्शन में जाएगी उसको गवर्न करते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इनका रोल ठीक वैसा ही है जैसा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का होता है। Now, what is Maxwell relation? Maxwell relation is the basically there are four relations which are between P, V, T and S। इन चार वेरिएबल्स के बीच में ही चार रिलेशन है और इस चार रिलेशन की उसी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे और कोई दो वेरिएबल्स उन पर डिपेंडेंट होंगे। अब कौन से इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है उसको लेकर ही चार रिलेशन बनाए गए हैं। एंड बेसिकली दो रिलेशन का व्हाट, किसी भी प्रोसेस में कौन सी चीज वेरिएबल है और कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सी डिपेंडेंट है, उसी को दिखाने के लिए चार रिलेशंस बनाए हुए हैं।
Now, how to deduce or how to drive those relations by using these thermodynamic potentials. इन चार thermodynamic potentials को हम यूज करेंगे to drive correlation between these quantities. So let's start. एक क्वालिटी जो कि thermodynamic potentials की यूज की जाती है to deduce these relations, which is that कि जो thermodynamic potential है U, F, G and H, इनका जो मैथमेटिकल रिलेशन है या मैथमेटिकल क्वांटिटी जो है वो किस तरह से यूज की जाती है. इनके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं या मैं कहूँ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इंडिपेंडेंट टू द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल. व्हाट डज इट मीन? द प्रॉपर्टी व्हिच वी कैन यूज टू डिड्यूस मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम दीस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल इज the second partial derivatives are independent to the order of derivation. What does it mean? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि x और y पर डिपेंड कर रहा है, लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि x और y पर डिपेंड कर रहा है, जस्ट लाइक u इज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल t and s. तो ऐसे ही f कोई फंक्शन है जो कि वेरिएबल x और y पर डिपेंड कर रहा है, और प्रॉपर्टी क्या है, इनका जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स. व्हाट इज द फर्स्ट पार्शियल डिफरेंस? डेल्टा एफ डेल्टा एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, तो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? dy and keeping x constant. So this is one second partial differentiation, and the other one is delta f delta y keeping x constant. ये पहला हुआ. और what is second? delta x keeping y constant. तो प्रॉपर्टी क्या है, इनकी जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो इक्वल है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन. तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे. इस प्रॉपर्टी को हम इन चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में यूज करेंगे, और यूज करने पर हमें क्या रिलेशन मिलता है, लेट्स सी. ओके, तो इन चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की जो प्रॉपर्टी है हम वो यूज करने वाले हैं, और लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है. You got it? We have f is a function of x and y, first derivative and then second derivative. First in this respect, second in this respect, and in the other right hand side, first in this respect and second in this respect. For this, you know already we have delta q from the first law of thermodynamics, delta q delta E plus P dV. What I can write from here, delta U is equal to delta q minus P dV. So, and delta q from the second law of thermodynamics, we know this is P ds minus P dV. Delta U. Clearly, by this equation, what we can say that U is a function of, yes, U is a function of entropy and volume. U is a function of entropy and volume. So if U is a function of entropy and volume, then you can say delta U, delta S constant volume V. This is first derivative, and delta U, delta V at constant entropy S is second derivative, and delta S, delta U, delta V at constant entropy S is constant volume. This must be equal. Okay. अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो हमने इस तरह से हम रिलेशन को लिख सकते हैं. तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एस कांस्टेंट वॉल्यूम वी डेल्टा एस प्लस डेल्टा यू डेल्टा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस डेल्टा वी. वेरी केयरफुली, बिकॉज कहीं पर भी कोई भी गलती हो सकती है, तो हमें वो गलती नहीं करनी है. तो हमने यहाँ से लिख दिया है u डिपेंड्स ऑन s एंड v, और वहाँ से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ वी कैन सी दिस रिलेशन एंड दिस. दोनों रिलेशन को देखिए आप, इन दोनों रिलेशन को देखिए आप.
यहाँ भी डेल्टा यू है, यहाँ भी डेल्टा यू है, एंड दिस क्वांटिटी, अगर हम दोनों क्वांटिटीज को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा यू का, इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एस इज डेल्टा यू डेल्टा एस कांस्टेंट वॉल्यूम V will be T. This is T, and from here delta U delta V at constant entropy S, this is minus T minus T. ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रिस्पेक्ट एंट्रोपी एस एंड वॉल्यूम V. नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या पुट कर देना है, ये जो मिला है हमें वो हमें इस रिलेशन में पुट कर देना है. हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है. नाउ वी हैव टू पुट दिस क्वांटिटी टू हियर. अगर हम इसे यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी डेल्टा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस. And the other side, second side, del upon delta S, this quantity is P at constant volume V. So this is first Maxwell relation. This relation is first Maxwell relation. Here you can see which are the independent variables. Obviously, entropy and volume are independent variables, while temperature and pressures are dependable variables which depend on entropy and volume. So this is the first relation between entropy, volume, pressure, and temperature, and this is called Maxwell's first relation. Similarly, you can obtain the second one and third one. How we can obtain second and third? We have other thermodynamic potentials. We have F, that is E plus PV minus PS. We have H, that is E plus PV. We have G, that is E plus PV minus PS. आपको F से एक रिलेशन मिलेगा, H से एक रिलेशन मिलेगा और G से एक रिलेशन मिलेगा. Just to remember the order, we can say this is first relation. The relation we will get by the F, this will be second, from this third, and this one fourth. So each relation will give us a Maxwell relation. This one first, second, third, and fourth. From here you can easily calculate delta F is equal to delta E minus CdS minus SCT. And this quantity once again you can put by using first law of thermodynamics, delta Q is equal to, or delta E is equal to delta Q minus CdV minus CdS minus SCT. Now delta Q once again is equal to TdS, so it is cancelled. Now F is simply a function of V and T. And now using the same process you can obtain the second relation. Now this is your assignment. You just find out the second relation, third relation and fourth relation. ये सब आपको खुद से निकालना है और देखना है can you reduce or not. If you have any problem, we can discuss it. If you do not have any problem, there is no issue. Perfectly fine. ये तो हुआ एक लंबा प्रोसेस जिसमें आपको एक पूरा रिलेशन याद रखना पड़ेगा. this. But actually क्या होता है, हम थोड़ा जल्दी में होते हैं, we are always in hurry. तो कैसा होता है कि हम इन चारों रिलेशंस को याद कर लेते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फर्स्ट रिलेशन, व्हाट इज सेकंड रिलेशन, व्हाट इज थर्ड एंड फोर्थ, instead of deducing all this, adopting all the process, you just directly write the first, second and third relation. कितना अच्छा होता है कि हम तुरंत ही चीजों को लिख देते. तो ऐसे एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ by which you can write these relations directly. देखते हैं कौन सा शॉर्ट तरीका है. What is the shortcut by which we can write the Maxwell relation? So we have first relation, इसको ऐसे रहने देते हैं. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो आपको निकालना है. जस्ट मैच इट टू माय रिलेशन. जो भी रिलेशन मेरे पास आ रहे हैं उनसे मैच कीजिएगा. कि आपको रिमेंबर फ्रॉम यू यू विल गेट फर्स्ट रिलेशन, फ्रॉम एफ यू विल गेट सेकंड रिलेशन, फ्रॉम एच यू विल गेट थर्ड एंड जी विल गिव यू फोर्थ रिलेशन. तो इन सभी चीजों को इसी तरह से सॉल्व करते हुए आप रिलेशन निकाल कर लेकर आइए एंड देन जस्ट मैच टू दिस शॉर्टकट
by which we will be getting a Maxwell relation. अच्छा, आजकल बहुत फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में हम क्या कर रहे हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स आर वाचिंग टीवी, या तो नेट पर सफरिंग कर रहे होंगे, हम मोस्टली स्टूडेंट टीवी देख रहे होंगे। तो जो टीवी देखने का काम है हम उसी को यूज में ले लेते हैं और इन 4 मैक्सिमम रिलेशन को निकाल कर लेकर आते हैं। तो फॉर दैट हमने क्या किया हुआ है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और इस सर्कल के टॉप में एक क्लॉक है और क्लॉक में हम 12 बजे 3 6 एंड 9 यहाँ पर कुछ डॉट हमने लगा दिए हैं और इन डॉट्स को हम कहें स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। Nowadays you must be spending much time on TV, तो मैंने उसी को ले लिया है। स्पेशल प्रोग्राम, यू आर वाचिंग अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, तो दिस इज स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, करेक्ट। तो हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं और ये प्रोग्राम हमें किस तरह से 4 मैक्सिमल रिलेशन देने वाला है। लेट्स सी, हमें क्या करना है, ये क्लॉक है, क्लॉक में 12 6 और 12 3 6 और 9 बजे हैं। क्लॉक में हमें 2 बार तो क्लॉकवाइज चलना है और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और क्लॉकवाइज चलते हुए और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हमें 2 रिलेशन मिलेंगे और ये 2 रिलेशन बेसिकली 4 मैक्सिमल रिलेशन हैं। तो लेट्स मूव, हमें स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी करते हुए क्लॉकवाइज चलना है एस से, एक बार क्लॉकवाइज चलना है एस से, देन इन द सेकंड टाइम वी विल मूव क्लॉकवाइज फ्रॉम टी and then anti-clockwise from S and then anti-clockwise from T. So let's move clockwise. Clockwise चलते हुए एंट्रोपी S, T और P के बाद आ रहा है T और T के बाद आएगा V, एंड क्लॉकवाइज चलते हुए मैंने लिख दिया है S T T V, है ना। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डेरिवेटिव्स लगा देने हैं, डिफरेंशिएशन का साइन लगा देना है, and you have to put the equal sign delta p delta t. You can see what I did. Simply मैंने डिफरेंशिएशन का साइन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया है और चीजों को अच्छे से लिख दिया। once again here इधर t है इधर v है, so we can write t and here v. This is second Maxwell relation. तो एक बार मैं उधर लिख देती हूँ। दिस वन इज फर्स्ट, डेल्टा t डेल्टा v is constant entropy s. This is minus delta P delta S at constant volume T. This is first relation. Recently I have obtained second relation. You can obtain this relation by F, और F पे जैसे ही आपको second relation मिलेगा, you can match to this relation. क्या ये same है या कुछ बदल गया? This one is second. Okay, so हमें second relation मिला. Now third, we will get third relation by moving क्लॉकवाइज फ्रॉम टी। टी से हमें क्लॉकवाइज चलना है और उससे हमें थर्ड रिलेशन मिलेगा। तो टी से क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले टी देन वी एस एंड पी। सिंपली कुछ नहीं करना है, डेल्टा टी डेल्टा पी जैसा है वैसा ही लिख देना है, बस साइन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा देना है। यहाँ पी है यहाँ एस है, तो दिस इज एंट्रोपी एस एंड दिस इज पी। दिस इज third relation, delta T delta P at constant entropy S, and this is delta V delta S is constant pressure P. Now हम 2 बार क्लॉकवाइज चल चुके हैं, S से क्लॉकवाइज जाए और T से हमने क्लॉकवाइज मूव किया है। अब हमें S से एंटी क्लॉकवाइज चलना है और T से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। I hope you are liking this process. इतना इजीली हमने लिख दिया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इससे एस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम लिख रहे हैं, पहले एस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है और लिखना हमें क्लॉकवाइज ही है। चीजों को लिखना क्लॉकवाइज ही है, चलना हमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम एस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एस और एस के बाद में वी, वी के बाद में टी। रिमेम्बर, लिख हम क्लॉकवाइज रहे हैं, चल हम एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, टी एंड देन टी। अभी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डिवाइडेशन का साइन लगाना है और डिफरेंशिएशन का साइन लगाना है। दिस इज डेल्टा वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी एंड कांस्टेंट टेम्परेचर टी। अब क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो साइन मस्ट बी
साइन कैसा होना चाहिए? जब हम क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं तब तो साइन होता है पॉजिटिव, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जब हम क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं तब तो साइन होता है पॉजिटिव, और जब हम चीज़ों को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं तो साइन कैसा हो जाना चाहिए? नेगेटिव। So here the sign must be negative. This is third relation. अब हमारे पास क्या रह गया? द फोर्थ स्टेप क्या होनी चाहिए हमारे पास? जल्दी से आप निकाल ही लेंगे। क्या करना है हमें? ऑब्वियसली क्या करना है? टी से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। हम एस से एंटी क्लॉकवाइज चल चुके हैं, अब हमें टी से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और चीज़ों को लिखना क्लॉकवाइज ही है। तो टी से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए टी, वी, एस एंड पी। चीज़ों को प्रॉपर लिख देते हैं। डेल्टा टी, डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस, डेल्टा वी, डेल्टा एस एट कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट प्रेशर पी। So this one is fourth relation, और सॉरी फर्स्ट हमारे पास हो गया सेकंड, थर्ड, नाउ दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ रिलेशन। तो लेट्स सी, हम एस से क्लॉकवाइज चल रहे थे, हमें सेकंड रिलेशन मिला जिसको हमने पुट कर दिया है। एस से क्लॉकवाइज चलते हुए, टी से क्लॉकवाइज चलते हुए, एस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हमें थर्ड रिलेशन मिला है। सॉरी, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ। और टी से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। I forgot, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना था एंड आई मीन क्लॉकवाइज, सॉरी। तो टी से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि टी, टी, एस एंड वी, एंड वी जस्ट एंट्रोपी एंड हियर इज फोर्थ रिलेशन को हमने लिखना भूल गए यहाँ पर। दिस वन इज फोर्थ रिलेशन, डेल्टा एस डेल्टा पी कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल्टा वी डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, दिस वन इज फोर्थ। Now just recently what I have obtained, this one is first relation, which is similar to the first relation. Anti-clockwise चला है तो sign must be negative. टी से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हमें फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यू कैन मैच दिस रिलेशन। सो दिस शॉर्टकट रियली वर्क। हमें पहला जो रिलेशन मिला है वो एग्जैक्टली सेम है टी से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। तो वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि हम एक सर्किल पे काम कर रहे थे, और सर्किल में क्या देख रहे हैं हम? स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। और स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी में हम एस से क्लॉकवाइज चलते हुए एक रिलेशन लेकर आए हैं पहले, इसे हम सेकंड रिलेशन कह रहे हैं। टी से क्लॉकवाइज चलते हुए एक रिलेशन मिला है जिसे हम थर्ड रिलेशन कह रहे हैं। एस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए जो रिलेशन मिलेगा वो फोर्थ रिलेशन होगा, और टी से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए जो रिलेशन मिलेगा वो फर्स्ट रिलेशन होगा। फर्स्ट रिलेशन यू से डिड्यूस होगा, सेकंड एफ से, थर्ड एच से, और फोर्थ जी से। नाउ ऑल द रिलेशंस आर सेम। अच्छा, रिलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना है। नाउ ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एंट्रोपी एस एंड वॉल्यूम एंड एंट्रोपी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टी एंड पी आर डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी प्रोसेस में। ये कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और प्रेशर और एंट्रोपी डिपेंडेबल है। इन दिस प्रोसेस एंट्रोपी एंड प्रेशर आर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डिपेंडेंट। In this process, P and T are independent, entropy S and volume V are dependent variables. So this is all about Maxwell relation, and let's move to the application of Maxwell relation. I hope things are clear to you. There must be no problem in deducing all these relations. आप खुद से निकालिएगा and match to this equation. मैक्सवेल रिलेशन की कुछ एप्लीकेशंस मैं करवा रही हूँ और कुछ यू कैन डू योरसेल्फ। पहले रिलेशन अभी हमने लास्ट क्लास में क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाली है। उसी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बाय सिंपली 2 और 3 स्टेप्स से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात की है और उसी रिलेशन को हम बाय यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन निकाल रहे हैं. So क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन by using second, let's use the second Maxwell relation. हम मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशन बात तो कर रहे हैं. एप्लीकेशन और फिर पहली एप्लीकेशन देख रहे हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मैक्सवेल सेकंड रिलेशन. तो मैक्सवेल सेकंड रिलेशन मैंने लिख दिया डेल्टा एफ डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टी. Let's multiply this relation by temperature T. Temperature T से multiply कर दीजिए इस relation को. Now this side, as T is constant, so I can take it inside. और you can say T delta S delta V at constant temperature T. T delta P delta T at constant volume T. Now by using second law of thermodynamics, delta Q is equal to TdS. So delta Q is equal to TdS. We can write this delta Q. Delta Q constant volume V temperature T is equal to T delta P delta T at constant volume T. Now delta Q at constant temperature. Once again delta Q change in heat at constant temperature is latent heat of transformation. So this quantity should be latent heat of transformation L12. So we can write L12 delta V is equal to T delta P delta T at constant volume V. Or simply we have obtained delta P delta T, which is Clausius-Clapeyron equation 1 upon C delta V and 1 2. This is Clausius-Clapeyron equation. हमने लास्ट क्लास में रिड्यूस की है वो रिलेशन by simply two steps में ही हमने रिलेशन ऑब्टेन कर लिया है यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन. So this is the beauty of Maxwell relation. Many thermodynamic relation we can solve in very short method. So you see, just by using second relation हमने कितना easily Maxwell Clausius-Clapeyron equation को reduce किया. Physical significance हम already देख चुके हैं. Let's move another application, which is also one of the most important thing in thermodynamics. That is Joule-Thomson expansion. Joule-Thomson expansion. Joule-Thomson. कुछ बुक्स में जूल कैल्विन एक्सपेंशन भी कहती है और जूल थॉमसन एक्सपेंशन बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किया गया था जानने के लिए क्या रियल गैसेस की एंथैल्पी कांस्टेंट होती है या नहीं होती है. हम डिटेल में नहीं जाते हैं. डिटेल में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड में व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लो टेम्परेचर प्रोडक्शन. यूनिट सेकंड में जब हम बात करेंगे लो टेम्परेचर प्रोडक्शन की. जूल थॉमसन एक्सपेंशन बेसिकली एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में एक सिस्टम के दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट में प्रेशर हाई होता है और दूसरे प्रेशर में बहुत ही ब्रीफली आई विल टेलिंग यू सिस्टम है और सिस्टम में एक पार्ट में हाई प्रेशर है और दूसरे प्रेशर में पार्ट में प्रेशर तो बहुत कम है. दोनों के बीच में बहुत ही फाइन होल्स होते हैं और प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक गैस को एक्सपेंड किया जाता है. So this region has high pressure and this region has low pressure. और दोनों के बीच में बहुत ही फाइन होल्स होते हैं और जिनके थ्रू किसी भी गैस को एक्सपेंड होने के लिए अलाउ किया जाता है. So gas is moving from one side to another side and pressure difference is delta P. So इस pressure difference के कारण there may be some temperature change or there may not be some temperature change. किन कंडीशन में टेम्परेचर चेंज होगा और किन कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. लेट्स सी. तो दिस इज जूल थॉमसन एक्सपेंशन. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक बहुत ही फाइन होल्स के थ्रू जिन्हें हम पोस्ट कहते हैं उनसे गैस एक्सपेंड किया जा रहा है और इस पूरी प्रोसेस में एंथैल्पी H ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. H इज कांस्टेंट. सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है. क्यों रहती है, कैसे रहती है, हम यूनिट सेकंड में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट फॉर नाउ लेट्स फोकस. H is constant. And you know what is enthalpy H? H is E plus PV. So this quantity is constant and this quantity is constant. That means delta H delta E plus PdV
plus VDP, and this quantity is delta Q. And what is delta Q? Delta Q is equal to TdS. So what is delta H? Delta H is equal to TdS plus VDP. अगर H कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? H कांस्टेंट हो तो डेल्टा H क्या होगा? इस पूरी प्रोसेस में डेल्टा H शुड बी 0. हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में. और अभी के लिए हम इतना जान रहे हैं कि एक हाई रीजन प्रेशर से लो रीजन प्रेशर की तरफ एक गैस का एक्सपेंशन हो रहा है और उस एक्सपेंशन में प्रोसेस में एंथैल्पी H कांस्टेंट है. ओके, और इस एंथैल्पी H कांस्टेंट है तो ये जो क्वांटिटी है दैट विल बी 0. तो इसकी 0 होने से हमें चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा, दैट इज TdS इज इक्वल टू माइनस VDP. और मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, चेंज इन एंट्रोपी में मिला है डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस VDP ऑन T. दिस इज चेंज इन एंट्रोपी. हम मैक्सवेल रिलेशन का कहाँ यूज करेंगे? मैक्सवेल रिलेशन को यूज करते हैं by using force Maxwell relation. This one is the force Maxwell relation, और force Maxwell relation का यूज करते हैं to obtain Joule Thomson coefficient. अगर Joule Thomson coefficient क्या है जब निकलेगा तो हम डिस्कस करेंगे. So now we are using force Maxwell relation. This one. So let me write to this side. क्या है relation? This is delta H, delta P at constant temperature T is equal to minus delta V, delta T at constant pressure P. अच्छा, यूज कहाँ करना है? बेसिकली सिस्टम में क्या हो रहा है? सिस्टम में एंट्रोपी S इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस पूरी प्रोसेस में. प्रेशर और टेम्परेचर ये एक सिस्टम है. सिस्टम में मैंने आपको कहा कि हम प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ वेस्ट एक्सपांड होने दे रहे हैं. दैट मीन्स प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है. सिस्टम का प्रेशर यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है. दैट मीन्स वन वेरिएबल इज प्रेशर, वन अदर वेरिएबल इज टेम्परेचर. देयर विल बी सम चेंजेस, या तो चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वी विल सी. बट इस पूरी प्रोसेस में प्रेशर एंड टेम्परेचर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एंट्रोपी S को क्या करना चाहिए? डिपेंड करना चाहिए. So entropy S must depend on pressure and temperature. So pressure and temperature two independent variables, and entropy S is dependable variable. So if it depends on pressure and temperature T, then we can write delta S is equal to delta S delta P on delta P. So this relation is delta S delta P plus delta S delta T at constant pressure P delta T. ये रिलेशन आएगा ना, हमारे पास टोटल 3 रिलेशन है, 1 1 1. दिस वन इज थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट. इन रिलेशन को आपस में यूज करते हैं. डेल्टा एच कंप्लीट चेंज इन एंट्रोपी हम यहाँ से लिख सकते हैं. यू कैन सी डेल्टा एच. एंड दिस वन इज पार्शियल चेंज. डेल्टा एच डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज माइनस टीवी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर टी. तो सबको यूज कर लेते हैं. So we are putting relation 2 and 1 in equation 3. So from this we get minus VDP upon T. Delta P is minus dV upon dt constant P, and delta P. And this one is plus delta S delta T at T delta T. I'm sorry, am I audible to you? Okay, things are working properly. So now let's get together all the P terms. This is minus V upon T plus delta V upon delta T constant pressure P, and in the right hand side it is delta S delta T at constant pressure P delta T. I'm taking P common, P को common लेके बाहर लेके उधर जा रही हूँ. So this is delta P
माइनस बी प्लस टी डेल्टा वी डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पी, टी को हम उधर लेके गए हैं, so this will be T delta S delta T constant pressure P delta T. Now once again T delta S delta Q change in heat. So we can put relation को T delta V थोड़ा सा चेंज करते हुए, चीजों को इधर से उधर करते हुए माइनस V और राइट हैंड साइड में now T delta S is delta Q upon delta T at constant pressure P delta T. So can you tell me this quantity delta Q delta T ये quantity क्या है? याद कीजिए. It is very easy. Delta Q delta T change in heat at with time. एक certain temperature change के लिए जितनी heat दी जाती है, एक certain temperature change के लिए जितनी heat दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? At constant pressure T. This quantity is specific heat Cp. So we can say this is specific heat at constant pressure T. So this is specific heat at constant pressure P. So let's arrange a few things. We are interested in change in temperature, which corresponding happening, which corresponding to a change in pressure. प्रेशर में चेंज होने के कारण टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट है. तो आई हैव रिटन द रिलेशन डेल्टा टी डेल्टा पी, और यहाँ से हम देखें डेल्टा टी डेल्टा पी क्या आ जाएगा. दिस विल बी 1/Cp टी डेल्टा वी डेल्टा टी माइनस बी. दिस रिलेशन इज gives us जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं. यहाँ पर म्यू जूल थॉमसन कोफिशिएंट. दिस होल रिलेशन gives us जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू, और म्यू के नीचे जो स्मॉल एच लगा हुआ है इसका मतलब है एंथैल्पी एच इज कांस्टेंट. तो एच कांस्टेंट है और इसी तरह हमें यहाँ एच पुट किया हुआ. तो दिस इज गिविंग जूल थॉमसन कोफिशिएंट. Now what will happen अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट वो एच की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है. देखिए किसी भी केस में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस जूल थॉमसन कोफिशिएंट की. लेट्स से if mu h is 0 for any gas, mu h is 0. If mu h is 0, then delta T delta P will be 0. That means in जूल थॉमसन कोफिशिएंट अगर प्रेशर में चेंज हो रहा है तो there will be no change in टेम्परेचर. अगर किसी गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में प्रेशर में भले ही चेंज हो रहा है बट देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर. सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा अगर म्यू एच 0 है. तो अगर म्यू एच पॉजिटिव है दैट मीन्स डेल्टा टी डेल्टा पी इज पॉजिटिव. पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ? If I am plotting a graph between T and P, then this should be like this. This should be like this, T and T. यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मैंने कहा P1 ज्यादा है मोर लेस. तो अगर प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं यानी कि हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है. अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, कर्व ऐसा होना चाहिए. यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं जो कि हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कर नहीं है तो इस प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज. So temperature will decrease if mu h is positive. If mu h is negative, that means this curve should be like this. If mu h negative, then the slope is like this. And with this, if we are decreasing the pressure, then temperature must increase. यानी कि इनिशियल टेम्परेचर से जो टेम्परेचर होना चाहिए इस स्टेज में वो ज्यादा होगा और इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, नो इफेक्ट, cooling effect and heating effect. So depending on the property of gas, it might be 0, positive or negative.
अभी कौन कौन सी गैसेज है जिनके लिए 0 होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, क्विकली रिकॉर्ड कर लेते हैं। आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को यूज करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और अगर इसको रिलेशन में पुट करते हैं तो यू विल फाइंड UH इक्वल टू 0। इससे मिलता है म्यू इक्वल टू 0, यानी कि नो चेंज, यानी कि रियल आइडियल गैसेस का अगर जूल थॉमसन एक्सपेंशन किया जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर, so they does not show any heating or cooling effect in the Joule Thomson expansion. Okay, let's focus on the real gas. Real gas के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है आपकी T plus A upon V square और V minus P is equal to nRT. इस रिलेशन को फिर से सॉल्व करते हैं, यू कैन फाइंड आउट डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। मैथमेटिक्स अच्छी है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डेल्टा V अपॉन डेल्टा T निकाल कर लेकर आएंगे और उसको पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा UH इज इक्वल टू 1 अपॉन CP अपॉन 2A अपॉन RT माइनस T। दिस इज द रिलेशन यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस रूल। आपको सिंपली यहाँ से ये रिलेशन निकाल कर लेकर आना है, पुट करना है एंड यू विल फाइंड दिस रिलेशन। अच्छा, एक बड़ा सा रिलेशन मिल गया है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप थिंग्स आर विजुअलाइज टू यू। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज UH और 1 अपॉन CP। T को हम बाहर ले रहे हैं, T को हम बाहर ले रहे हैं, यानी कि दिस वन T, तो दिस इज 2, सॉरी B को हम बाहर ले रहे हैं, तो दिस इज B एंड RB माइनस 1, T को भी हम बाहर लेते हैं तो नीडेड T प्लस T, तो अंदर हमें मिल गया है 2A अपॉन RB माइनस T। Once again, let me remind you, A is some constant which depend on the interatomic forces between the molecules. Real gases में कुछ interatomic forces, intermolecular forces होते हैं जिन पर जिनकी कार्य A की कुछ वैल्यू होती है, और B is due to the some finite size of the molecule. So A और B अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है डिपेंडिंग कौन सी गैस। So these are some constants. Now this quantity 2A upon RB is known as inversion temperature. Inversion temperature. देखिए इसका नाम ऐसा क्यों है, inversion temperature. I can write the relation once again, B upon CPT Ti minus T. This is called inversion temperature of gas. तो किसी भी गैस के लिए जब A और B की वैल्यू अलग अलग होगी तो Ti की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो O2 और नाइट्रोजन, CO2, इन सभी गैसेस के लिए जो वैल्यूज है वो अलग अलग हो जाएगी। तो क्विकली इन्वर्जन टेम्परेचर अगर Ti इन्वर्जन टेम्परेचर गैस का जो कि डिपेंड कर रहा है इन प्रॉपर्टीज पर, अगर ज़्यादा है सिस्टम के टेम्परेचर से, सिस्टम के इनिशियल टेम्परेचर से अगर इन्वर्जन सिस्टम का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो UH की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अगर Ti लेस देन है T तो UH की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में जब सिस्टम का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो UH की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब प्रेशर में डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर में भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स दैट गैस विल शो द कूलिंग इफेक्ट। दिस गैस विल शो द कूलिंग इफेक्ट। सो ऑल द गैस जिसके लिए इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, कूलिंग इफेक्ट शो होगा। बट अगर सिस्टम का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से हाई है तो ऐसी गैसेस के लिए UH की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ऐसी गैसेस के लिए हीटिंग इफेक्ट शो होगा जो कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में शो होगा। ऐसी गैसेस है ओनली हाइड्रोजन एंड